अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आपका टीचर अकील अहमद। आज मैं आपको इंग्लिश एग्ज़ामिनेशन पेपर 2020 जो प्राइवेट यानी एक्सटर्नल कैंडिडेट ने कराची यूनिवर्सिटी से दिया था, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो अनसीन कम्प्रीहेंशन पैसेज से मुतालिक है, मैं आज आपको ये पढ़ाऊँगा और फिर इसके दिए हुए तमाम सवालात के जवाबात भी आपको सामने सॉल्व करूँगा। और साथ साथ जो है मैं पूरे पैराग्राफ का जो इसमें अनसीन पैसेज दिया है इसकी ट्रांसलेशन करूँगा पढ़ते हुए, साथ साथ सेंटेंस टू सेंटेंस कोई मुश्किल वर्ड होगा उसका मतलब भी बताऊँगा। फिर आगे तमाम सवालात के जवाब देंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसी सवाल की समरी मांगी गई है, वो उसकी हम समरी भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें, क्योंकि इम्तहान अभी एडीसी के शुरू होने वाले हैं और भी स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे अपने इस पैसेज की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पैसेज आ रहा है, ये एग्ज़ाम है बीकॉम पार्ट 1 प्राइवेट स्टूडेंट्स का, एडीसी पार्ट 1 प्राइवेट स्टूडेंट्स का। दोनों इसकी तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरह। इसके अलावा बीए पार्ट 1, बीएससी पार्ट 1, एडीए एडीएस वाले भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये सवाल तो नहीं आएगा, लेकिन इससे आपको गाइडेंस मिलेगी, हल करने का फ़ायदा होगा। इस सब के लिए है, ज़रूरी नहीं कि बीकॉम वालों का पेपर तो बीकॉम ही करें, बीकॉम भी करेंगे, बीएससी वाले भी करेंगे, बीए वाले भी करेंगे, एडीसी एडीए एडीएस दोनों इससे प्रैक्टिस करेंगे। ये एक आइडिया है आपको, एक गाइडलाइन है इम्तहान में देने की, ताकि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इम्तहान में बआसानी से जो है आप आंसर लिखने के काबिल हो जाएंगे। चलते हैं अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम। नज़र आ रहा है आपको पैराग्राफ सही तरीके से? ये इन्होंने इस तरह दिया है, पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3, 3 पैराग्राफ दिए हैं लिख के, नंबर पैरा 1 पैरा 2 आपको नज़र भी आ रहे होंगे। मैं यहाँ पे पढ़ते जाऊँगा सेंटेंस टू सेंटेंस, ताकि आपको मतलब समझ में आता है। चले पैरा 1 पढ़ते हैं इस पैराग्राफ का अनसीन पैसेज। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ ऑफन सेड दैट साइंस इज़ absolutely necessary for our modern life। मॉडर्न माने जदीद, लाइफ माने ज़िंदगी, नेसेसरी माने ज़रूरी है। फॉर आवर मॉडर्न लाइफ, हमारी जो है जदीद ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। एब्सोल्यूटली के माने मुकम्मल तौर पर। ठीक है। ऑफन सेड अक्सर कहा जाता है, इट इज़ ऑफन सेड दैट के, ये जगह इस सेंटेंस के मैं सारे मतलब बता दिए। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन करता हूँ। अक्सर कहा जाता है कि साइंस हमारी जदीद ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। अक्सर कहा जाता है कि साइंस हमारी जदीद ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। ऑफन सेड मैंने अक्सर कहा जाता है, दैट के, ऑफन सेड दैट अक्सर कहा जाता है के। आगे नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स माने यकीनन, बेशक। ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ आवर मॉडर्न कंफर्ट्स इन आवर होम्स एंड इन सोसाइटी आर द रिजल्ट ऑफ द यूज़ ऑफ साइंस। ठीक है, इसमें कोई ऐसा वर्ड नज़र नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स का मतलब तो मैंने बता दिया, यकीनन, ये भी हो गया। मोस्ट ऑफ आवर मॉडर्न कंफर्ट माने सहूलत होती है, मॉडर्न माने जदीद, कंफर्ट माने सहूलतें। कहाँ पर है ये? इन आवर होम, हमारे घरों में जो है ना, ज़्यादातर जो हमारे घरों में सहूलतें हैं। एंड इन सोसाइटी, और माशरे के अंदर जितनी भी सहूलतें आर अवेलेबल हैं, आर द रिज़ल्ट ऑफ द यूज़ ऑफ साइंस, साइंस के नतीजे की वजह से हैं। ठीक है। अब मैं इसको बाकायदा, इसमें साइंस इल्म होता है,
ठीक है। यूज़ इस्तेमाल होता है, रिजल्ट नतीजा होता है, सोसाइटी माशरा होता है, होम्स घर होते हैं, कंफर्ट सहूलतें होती हैं, आसाइशें आसानियाँ, मॉडर्न जदीद और हमारे, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर, ऑफ कोर्स बेशक। देखिए मैंने सब कुछ चीज़ों का वर्ड का मतलब बता दिया। अब मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ सेंटेंस की। अजीम साइंसदानों ने यकीनन, हम आगे चले गए, ग्रेट साइंटिस्ट की तरफ चले गए, यूज साइंटिफिक। ये नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं, ग्रेट अजीम साइंसदानों को, ग्रेट साइंटिस्ट माने अजीम साइंस। हमने पढ़ा था यहाँ से सेंटेंस, ऑफ कोर्स बेशक, यकीनन। यकीनन हमारे घरों और माशरे में जदीद सहूलतें साइंस के इस्तेमाल का नतीजा हैं। यूज़ ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल का, रिजल्ट में नतीजा है, आर दी रिजल्ट नतीजा है, ऑफ दी यूज़ ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल का नतीजा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यकीनन हमारे घरों और माशरे में जदीद सहूलतें साइंस के इस्तेमाल का नतीजा हैं। लफ्ज़ मैंने एक बता दिया, उससे ही मतलब चल गया और मैंने सेंटेंस को भी कर दिया। अब ग्रेट साइंटिस्ट अजीम साइंसदान, ठीक है ना। यूज़ साइंटिफिक प्रिंसिपल, उसूल जो होते हैं, यूज़ माने इस्तेमाल किए हैं उन्होंने, साइंटिफिक माने साइंस के, साइंटिफिक माने साइंस के, प्रिंसिपल उसूल, फॉर द बेनिफिट, फ़ायदे के लिए, ऑफ मैनकाइंड बनी हुई इंसान के, एंड मेड पॉसिबल द एडवेंट ऑफ आवर साइंटिफिक एज। ठीक है। अब ये मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ आपके सामने। अजीम साइंसदानों ने साइंसी उसूलों को बनीनू इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और हमारे साइंसी दौर की आमद को मुमकिन बनाया। ये मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, एडवेंट माने आमद होती है, ठीक है ना। मुमकिन बनाया, मेड पॉसिबल मुमकिन बनाया, दी एडवेंट माने आमद, आने, ऑफ आवर साइंटिफिक एज यानी हमारा साइंसी दौर, ठीक है ना। साइंसी दौर की आमद को मेड पॉसिबल मुमकिन बनाया। ये मतलब, दोबारा मतलब बता दूं मैं। अजीम साइंसदानों ने, अजीम साइंसदान, द ग्रेट साइंटिस्ट, यूज साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंसदानों ने साइंस के उसूलों का साइंसदानों ने साइंसी उसूलों को यूज साइंटिफिक प्रिंसिपल, साइंस उसूलों फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड मैंने बनीनू इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। यूज़ माने इस्तेमाल किया और बेनिफिट माने फ़ायदे के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड बनी इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, एंड मेड पॉसिबल मुमकिन बनाया, द एडवेंट आमद ऑफ आवर साइंटिफिक एज और हमारे साइंटिफिक दौर की आमद को मुमकिन बनाया। अजीम साइंसदानों ने साइंसी उसूलों और बनीनू इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और हमारे साइंसी दौर की आमद को मुमकिन बनाया। ठीक है, समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। एक पैराग्राफ मुकम्मल हो गया है। पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ते हैं। नजर आ गया होगा, करता रहेगा। चले पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 2। आवर प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, इस मुल्क में हमारा मसला ये है, इज़ माने ये है, हाउ टू चेक द यूज़ ऑफ साइंस फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज़, तखरीबी मकासद के लिए। साइंस माने साइंस, यूज़ ऑफ साइंस, साइंस का इस्तेमाल जो है तखरीबी मकासद के लिए, इसको हमने चेक करना है। आवर प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, प्रॉब्लम माने मसला होता है, आवर माने हमारा, इन दिस कंट्री इस मुल्क में, इज़ है। हाउ कैसे, हाउ टू चेक माने जांच की जाए, कैसे जांच की जाए, द यूज़ इस्तेमाल की, ऑफ साइंस फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, तखरीबी मकासद के लिए, तबाही मकासद के लिए साइंस का जो इस्तेमाल है उसकी कैसे जांच पड़ताल की जाए। ये
अब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। मैंने वर्ड सारे बता दिए इसमें। पर्पज़ माने मकसद, मकासिद मकसद, डिस्ट्रक्टिव माने तकरीबी या तबाही कुन, तबाकुन। साइंस यू इस्तेमाल होता है। चेक माने जो है इसकी जांच की जाए, जांच करना। टू चेक माने जांच करना किसी की। हाउ कैसे, कोई वर्ड बाकी नहीं है। चलें इसको मैं ट्रांसलेशन करता हूँ। इस मुल्क में हमारा मसला ये है कि साइंस के तकरीबी मकासिद के लिए इस्तेमाल की जांच कैसे की जाए, ये इसकी ट्रांसलेशन मैंने की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी आर हॉरिफाइड, वी आर हॉरिफाइड, खौफजदा को बोलते हैं हॉरिफाइड माने खौफ, हम बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं। टू सी देख कर, ऑल काइंड हर किस्म की, ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन तबाहकुन हथियार, वेपन माने हथियार, डिस्ट्रक्टिव माने तबाहकुन, एंड बॉम्ब्स और बम होते हैं जो है, इन पोजीशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, जो मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में है यानी मलकियत में हैं। ये डिस्ट्रक्टिव वेपन जो है मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में है, इसको देखकर हम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं। ठीक है, कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है। पोजीशन कब्जे में हो गया, बॉम्ब्स भी आपको पता है, वेपन्स हथियार को बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव तबाहकुन हथियार होते हैं, काइंड्स आप बोलते हैं मुख्तलिफ, सी माने देखना होता है, हॉरिफाइड खौफजदा, सारे वर्ड का मतलब बता दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। ठीक है, हम मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में हर किस्म के तबाहकुन हथियार और बम देख कर खौफजदा हो जाते हैं। वी आर हॉरिफाइड पैसिव वॉइस में ना, इसलिए खौफजदा हो जाते हैं। वी आर हॉरिफाइड, हम खौफजदा हो जाते हैं। चलें नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ता हूँ। सेंटेंस नंबर 3। दीज वेपन्स, दीज ये हथियार्स, वेपन माने हथियार होते हैं, वेपन एंड बॉम्ब्स और बम्स, हैव एक्चुअली बीन प्रिपेयर्ड बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, बाय साइंटिस्ट साइंसदानों ने तैयार किए हैं, ऑन द ऑर्डर ऑफ दियर रूलर्स ऑफ दियर कंट्रीज, अपने मुल्क के, अपने मुल्कों के हुक्मरानों के हुक्म पर तैयार किए हैं साइंस। दिस वेपन्स एंड बॉम्ब्स, ये हथियार और बम्स, हैव एक्चुअली बीन प्रिपेयर्ड तैयार किए गए हैं, बाय द साइंटिस्ट साइंसदानों ने तैयार किए हैं, किसके हुक्म पर, ऑन द ऑर्डर ऑफ दियर रूलर्स माने हुक्मरानों ऑफ देयर कंट्री, अपने मुल्कों के हुक्मरानों के हुक्म पर तैयार किए गए हैं। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। पैराग्राफ नंबर 2 का ये लास्ट सेंटेंस जो है, इसका मैंने वर्ड तो सारे बता दिए, ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ। ये हथियार और बम दरअसल साइंसदानों ने अपने अपने मुल्कों के हुक्मरानों के हुक्म पर तैयार किए हैं। पैरा नंबर 3 लास्ट पैरा है, पढ़ता हूँ ये। दी नंबर यानी तादाद, नंबर ऑफ दिस वेपन, इन हथियारों की तादाद, दी नंबर तादाद होती है, इज इंक्रीजिंग एवरी डे, रोज बरोज बढ़ रही है, फुल स्टॉप। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कहीं तो मैं कर देता हूँ। इन हथियारों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है, वही मैंने मतलब भी बता दिया था ना सारे। सेंटेंस नंबर 2। नाउ वी आर फेस विद द डेंजर्स ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शंस, नाउ अब वी आर फेस, अब हमारा सामना है किससे, विद द डेंजर मैंने खतरात से, ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन मुकम्मल तबाही के खतरात से हमारा सामना है। ये मैंने मतलब बताया, इसकी ट्रांसलेशन में कर देता हूँ आपको बाकायदा तरीके से, लेकिन वर्ड मैंने सारे मतलब बता दिए। अगर ये हथियार और बम जैसे कुफारा या हाइड्रोजन बम बड़ी ताकतों वाली एक दूसरे, नहीं हम तो यहाँ से पढ़ लेते ना। नाउ वी आर फेस विद द डेंजर्स ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन में, इफ दिस वेपन्स की तरफ चलेगा। अब वी आर फेस हमारा सामना है, विद द डेंजर्स ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन मुकम्मल तबाही से हमारा सामना है, फुल स्टॉप। इफ दिस वेपन्स एंड बॉम्ब्स, अगर ये हथियार एंड बॉम्ब्स और बम, लाइक जैसे
द एटम ऑफ हाइड्रोजन बम, द एटम ऑफ हाइड्रोजन बम आर यूज बाय द बिग पावर्स, बड़ी पावर्स वाले मुल्क जो होते हैं इनके ज़्यादा कुवत अमेरिका बड़ी बड़ी और पावरफुल कंट्रीज, ठीक है, अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के खिलाफ अगर इस्तेमाल करते हैं ये सारे हथियार, नो कंट्री कैन स्केप, कोई भी मुल्क बच नहीं सकता, द हाईली डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स, जो असरात होंगे बहुत ज़्यादा तबाही के जो असरात होंगे कोई नहीं सकता, ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन, जौहरी जंग के, न्यूक्लियर वार, वार होती है जंग, न्यूक्लियर माने जौहरी जंग। देखिए स्टूडेंट सारे मैंने मतलब कोई नहीं बाकी है। इफ दीज वेपन, अगर ये हथियार, एंड बॉम्ब्स और बम, जैसे लाइक दी एटम, जैसे एटम बम होता है और हाइड्रोजन बम होते हैं, नाम है सारे के, आर यूज इस्तेमाल होते हैं बाय दी बिग पावर्स, और पावरफुल कंट्री इस्तेमाल करती है, अगेंस्ट वन अनदर, एक दूसरे के खिलाफ, नो कंट्री कैन स्केप माने बचना, कोई कंट्री बच नहीं सकती, दी हाईली डिस्ट्रक्टिव, तबाही, डिस्ट्रक्टिव में तबाही, हाईली बहुत ज़्यादा तबाही से के असरात से, इफेक्ट माने असरात, ऑफ अ न्यूक्लियर वार, जौहरी जंग के जौहरी जंग में जो तबाही होगी तो कोई बच नहीं सकता। ये हो गया आपका पूरा पैराग्राफ, जिसका मैंने अभी इसी ट्रांसलेशन में कर देता हूँ। अगर ये हथियार और बम जैसे कुफारा या हाइड्रोजन बम बड़ी ताकतें या ताकतवर ममालिक एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करें तो कोई भी मुल्क एटमी जंग के इंतहाई तबाहकुन असरात से बच नहीं सकता। ये पूरा मैंने पढ़ दिया है। अब इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेसिस फाइंड वर्ड्स स्लैश फ्रेसिस विद सिमिलर मीनिंग्स, दर्ज झेल अल्फाज या जुमलों में से हर एक के लिए मिलते जुलते मानी वाले अल्फाज जुमले तलाश करें। अब इनमें जो इन्होंने दिए हैं, ये जो जिस 1 2 3 4 5 इन्होंने ये दिए, अपनी फ्रेसिस भी दी है, वर्ड भी दिए हैं, ठीक है। ये वर्ड आ गया, एक से ज़्यादा अगर वर्ड हो तो वो फ्रेसिस हो जाती है, वर्ड आ गया, फ्रेसिस आ गया, कह रहा अब ये जो इन्होंने दिए आपको बना के, इनसे मिलते जुलते वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुए हैं, आपके 3 पैराग्राफ में इस्तेमाल हुए हैं, वो माने यहाँ पे लिखे हैं। यानी जैसे पहला आपका दिया है द कमिंग ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, पैरा नंबर 1, यानी इसका मतलब जो है मैंने पढ़ा है द कमिंग ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, मतलब क्या है, एक अहम वाक़े का आना, एक अहम इम्पॉर्टेंट माने अहम वाक़े का, इवेंट माने वाक़या होता है, आना। अब इसके लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यह हमने पढ़ा था एडवेंट, पढ़ा था हमने, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे एडवेंट यानी आमद, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आपको इनका मतलब भी बता देते हैं। तो पहले वाले का सवाल का आंसर होगा दी एडवेंट यानी आमद। पहले वाले का आंसर क्या होगा, आंसर के अंदर लिखेंगे ये नंबर 1 में दी कमिंग ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, इन्होंने कहा पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर जो है वर्ड को तलाश करो। वर्ड कहाँ तलाश होगा, आपके पैराग्राफ 1 में। इस बात से मिलता जुलता वर्ड कौन सा है, वो है दी एडवेंट, ये रहा दी एडवेंट, ये आंसर है इसका। फिर दूसरा जो है फ्राइटेंड, फ्राइटेंड कहाँ वर्ड हुआ है, इस्तेमाल हुआ है पैराग्राफ नंबर 2 में। अब पैराग्राफ नंबर 2 में जाओ, फ्राइटेंड से मुतालिक कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हॉरिफाइड, ये रहा हॉरिफाइड, खौफजदा। फ्राइटेंड माने में खौफजदा होता है, हॉरिफाइड माने में खौफजदा, ठीक है। यानी फिर इस्तेमाल हुआ है टेंडिंग टू ब्रिंग, थर्ड में इस्तेमाल टेंडिंग टू ब्रिंग अबाउट रूइन, जिसका मतलब थर्ड में है बर्बादी का रुझान, बर्बादी का रुझान। ये पैराग्राफ नंबर 2 में देखना है बर्बादी का रुझान कहाँ है, कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है इसके माने में, डिस्ट्रक्टिव। देखेंगे यहाँ पे, ये हमने पैराग्राफ नंबर 2 में डिस्ट्रक्टिव ये यूज हुआ है पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर,
पैराग्राफ 2 है, इसमें डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, जिसके माने तबाहकुन। फिर नंबर 4 दिया गया है, 4 में क्या है, द स्टेट ऑफ ओनिंग समथिंग, यानी जिसका मतलब बनता है किसी चीज के मालिक होने की हालत। स्टेट माने हालत, ऑफ ओनिंग मालिक होने की, किसी चीज के मालिक होने की हालत। अब ये इस्तेमाल हुआ, कह रहा है पैराग्राफ नंबर 2 में, ये देखो पैराग्राफ 2 में इसका कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इस बात को कौन सा वर्ड बताना है। तो इसमें इस्तेमाल हुआ पैराग्राफ नंबर 2 में लफ्ज हुआ है पोजीशन, ये रहा, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ पोजीशन, ये इसका आंसर है। पोजीशन माने कब्जा, मलकियत में, आपके कब्जे में होना, मलकियत में होना। नंबर इसका आखिरी है 5, वेरी इफेक्टिव। वेरी इफेक्टिव इस्तेमाल हुआ है पैराग्राफ नंबर 3 में। वेरी इफेक्टिव की जगह पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है, देखें इसके अंदर, तलाश करें। हाईली, एक हाईली इफेक्टिव, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ, हाईली इफेक्टिव, यानी वेरी इफेक्टिव की जगह पे इस्तेमाल हुआ ये पैराग्राफ नंबर 3 में, हाईली और इफेक्टिव, हाईली इफेक्टिव। तो ये इसी पैराग्राफ के अंदर वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आपको इनका मतलब आएगा तो आप जब भी वहाँ से मतलब निकालेंगे अल्फाज। इसलिए मैं ट्रांसलेशन को उर्दू में साथ साथ कर रहा हूँ, ताकि आपको इन वर्डों का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, वोकैबुलरी आपकी बढ़ जाए, साथ में किताबी वोकैबुलरी बढ़ जाएगी, तो आप ये ऐसे ही अल्फाज आएंगे, आप मतलब समझ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर बी में कहते हैं, ये पढ़ता हूँ मैं, What has been the contribution of the great scientist? Question mark. What has been the contribution of the great scientist? Question mark. मतलब इसका बोल रहा है अजीम साइंसदानों का क्या ताबून रहा है। What has been the contribution माने ताबून, has been रहा है, क्या ताबून रहा है, of the great scientist अजीम साइंसदानों का। चलें अब इसका आंसर हम लिखते हैं। इसका आंसर हमें लिखना पड़ेगा, मैं आपको ये मैंने लिखा है, ये मैं पढ़ देता हूँ, मैंने आंसर लिख दिया आपको टाइम बचाने के लिए। द ग्रेट साइंटिस्ट हैव यूज्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड एंड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट्स एंड कंफर्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, फुल स्टॉप। ठीक है, इसका मतलब मैंने ये कहा है कि अजीम साइंसदानों ने साइंसी उसूलों को बनी नूह इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है और जदीद ज़िंदगी की तरक्की और आसाइशों में अपना हिस्सा डाला है। ये सब कुछ हमने जो पैराग्राफ पढ़े हैं ना, उनमें से ही लिया है, लेकिन सेंटेंस में थोड़ी रद्दोबदल करिए उसको बनाने के लिए अपने अल्फाज में। बात है सेकंड पैराग्राफ, सेकंड सेंटेंस, दे हैव उशर in the scientific age and have been instrumental in creating various modern comforts, जदीद सहूलतें जो दी हैं, in our homes and society, हमारे घरों में और माशरे के अंदर। इसको भी पढ़ता हूँ। उन्होंने साइंसी दौर का आगाज़ किया है और हमारे घरों और माशरे में मुख्तलिफ जदीद आसाइशें पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है। ये इसका जवाब था कि कंट्रीब्यूशन क्या है उनका साइंसदानों का। तो नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है, व्हाट इज़ आवर ग्रेट प्रॉब्लम टुडे इन रिगार्ड टू द यूज़ ऑफ साइंस। साइंस, ये मैंने तीसरे में, साइंस के इस्तेमाल के सिलसिले में आज हमारा बड़ा मसला क्या है। साइंस के इस्तेमाल के सिलसिले में आज हमारा बड़ा मसला क्या है। व्हाट इज़ आवर ग्रेट प्रॉब्लम, बड़ा मसला क्या है। व्हाट इज़ आवर, हमारा बड़ा मसला क्या है टुडे, आज हमारा बड़ा मसला क्या है।
इन रिगार्ड टू यूज ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस के इस्तेमाल से, साइंस के इस्तेमाल के सिलसिले में, इन रिगार्ड का मतलब होता है सिलसिले में। ठीक है, इन रिगार्ड टू माने सिलसिले में, द यूज़ ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल के सिलसिले में आज हमारा बड़ा मसला क्या है। इसका जवाब आपको नज़र भी आ रहा होगा, मैंने लिखा है, देखें। आवर ग्रेट प्रॉब्लम, हमारा बड़ा मसला, आज हमारा बड़ा मसला, आवर ग्रेट प्रॉब्लम टुडे इन रिगार्ड टू द यूज़ ऑफ साइंस इज़ हाउ टू प्रिवेंट इट्स एप्लीकेशन फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पजेस। डिस्ट्रक्टिव पर्पजेस, साइंस के इस्तेमाल के सिलसिले में आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके इस्तेमाल को तबाकुन मकासद के लिए कैसे रोका जाए। प्रिवेंट माने रोका जाना, प्रिवेंट के माने रोकना होता है, एप्लीकेशन माने इस्तेमाल, फॉर डिस्ट्रक्टिव तबाकुन पर्पस के लिए, यानी तखरीबी पर्पस बोल लो, तबाकुन पर्पस बोल लो। द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स and bombs by different countries, created by scientists under orders from their rulers, raises concern about the potential catastrophic consequence of misuse। तो इसका मैं मुख्तलिफ जो मैंने पढ़ा यहाँ पे, इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। द पोजीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव, मुख्तलिफ वाली के कब्जे में तबाकुन हथियारों और बम हैं, जिसे साइंसदानों ने अपने हुक्मरानों के हुक्म के तहत बनाए हैं। गलत इस्तेमाल के मुमकिन तबाकुन नताइज के बारे में खदशात पैदा करते हैं। ठीक है, मिस यूज माने गलत इस्तेमाल, कॉन्सिक्वेंस माने नताइज, पोटेंशियल, कैटास्ट्रॉफी, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बताए हुए सारे वर्ड हैं। चलें नेक्स्ट पर्सन सवाल। डी, व्हाट इज द डेंजर्स ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन that we are facing these days, that we are facing these days। इसका मतलब है तो मुकम्मल तबाही का क्या आपके साथ मतलब है, हुक्मरान मुकम्मल तबाही का क्या खतरा है जिसका हम इन दिनों सामना कर रहे हैं। व्हाट इज द डेंजरस ऑफ टोटल डिस्ट्रक्टिव, मुकम्मल तबाही का क्या खतरा है, दैट वी आर फेसिंग दिस डे, जिसका हम इन दिनों सामना कर रहे हैं। आंसर है द डेंजर ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन दैट वी आर फेसिंग दिस डेज इज द पोटेंशियल फॉर अ न्यूक्लियर में जौहरी वार, जंग जो होती है, फॉर अ न्यूक्लियर वार इन्वॉल्विंग पावरफुल कंट्रीज यूजिंग वेपन्स लाइक द एटम और हाइड्रोजन बॉम्ब। यानी मुकम्मल तबाही का खतरा जिसका हम इन दिनों सामना कर रहे हैं वो एक जौहरी जंग का इम्कान है जिसमें ताकतवर मुमालिक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। If these weapons are employed, the highly constructive effects of a nuclear war could lead to widespread devastation and loss of life, affecting not just the warring nations but also other countries। मतलब ये है कि जौहरी जंग के इंतहाई तबाहकुन असरात बड़े पैमाने पर तबाही और जानी नुकसान का बाइस बन सकते हैं। ये तो अब इसके बाद ई हमारे पास आखिरी सवाल दिया है। ई में क्या है, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर दी अबव पैसेज। मज़कूरा बाला जो इबारत हमने पढ़ी है उस इबारत का जो है मुनासिब जो है वो तजवीज़ दें, मुनासिब जो है टाइटल, उसका उन्वान जो है मुनासिब उन्वान की तजवीज़ दें, ये कहा है। तो मैंने इस पूरा जो पढ़ा है उससे ये बात निकली है, उससे जो मेरे को ये उन्वान आ रहा है सामने
वो उन्वान है ये द डुअल नेचर ऑफ साइंस, साइंस की दोहरी फितरत। द डुअल माने दोहरी, नेचर माने फितरत ऑफ साइंस। अब वो दोहरी फितरत में क्या बताया मैंने इसमें, एक बून एंड बैनी। बून एंड बैनी, बून माने फायदे और बैनी माने तबाही कोण या नुकसानत, यानी फ़ायदे और नुकसान की दोहरी, दो किस्म की इसकी जो है फितरत है। इसमें फ़ायदे भी हैं साइंस से और नुकसानत भी हैं। बून एंड बैनी, ठीक है। यानी बून एंड बैनी का मतलब ये है कि साइंस की ये जो दोहरी फितरत बताया है इसके हवाले से बता रहे हैं। बून और बने, बैने बैनी 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 यानी बैने बोलेंगे या बैनी, मैं बैनी पढ़ रहा हूँ, बैने भी पढ़ सकते हैं इसको। बैने के तनाजुर में ये मुमकिना तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि साइंस माशरे और दुनिया पर मस्बत यानी पॉजिटिव, बून आ गया मस्बत, बून माने मस्बत पॉजिटिव, मस्बत और मनफी, बैनी माने मनफी, मनफी दोनों असरात कैसे ला सकती है डुअल नेचर। ये हमने टॉपिक का निकाला उन्वान, दोनों फ़ायदेमंद और नुकसानत दोनों जो है ये किस तरह ला सकती है, इनके दोनों के असरात कैसे हो सकते हैं साइंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तो सारे सवाल हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सवाल के अंदर, सवाल में दिया है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 नज़र आ रहा है आपको? ये आपको क्वेश्चन 2, राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज। ये 8 नंबर का है और नंबरिंग ये लिखी हुई है, ये 8 नंबर का है। ऊपर जो पैसेज दिए हैं उसकी समरी लिखे, जो ऊपर पैसेज दिया है जो आपको टेक्स्ट मैंने पढ़ा था, ये 3 पैराग्राफ का जो टेक्स्ट था, ये 3 पैराग्राफ का टेक्स्ट दिया था, पैराग्राफ नंबर 1, 2 और 3, इसकी समरी लिखने का है। तो मैंने इसकी समरी लिखी है, वो बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ समरी ऑफ दी अबव पैसेज। मैंने अभी पढ़ के पेपर दिखाई है समरी। मैं इसको जल्दी पढ़ता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। पूरा पैराग्राफ हम समझ चुके हैं, सवाल जवाब में सारी बात समझ चुके हैं। समरी को मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा, जल्दी पढ़ देता हूँ, अब चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। द पैसेज हाईलाइट्स दी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस होती है ऑफ साइंस इन मॉडर्न लाइफ, जदीद ज़िंदगी होती है। एट्रीब्यूटिंग मैनी कम्फर्ट, सहूलतें होती हैं दी टू साइंटिफिक एडवांसमेंट। It also acknowledges the contribution of great scientists in shaping the scientific age for the benefit of mankind, full stop. However, a major concern lies in preventing the misuse of science for destructive purposes. The possession of destructive weapons created by scientists under order from rulers poses a grave threat, full stop. The accumulations of these weapons raises the specter of total destruction through a potential nuclear war, which could have devastating effects and a global scale। ठीक है, ये मैंने इसकी समरी लिखी है, पैराग्राफ नंबर 3 पैराग्राफ की समरी। क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी हो गया। अब जल्दी आखिर में कुछ मैंने इस पैराग्राफ से मुश्किल वर्ड उतारे थे, वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये मेरा नज़र आ रहा होगा, कंप्रीहेंशन, जिसका मतलब फहम होती है। ठीक है, ये नाउन है, ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है पैराग्राफ के अंदर, जिसके मानी है द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग। अब मैं यहाँ उर्दू नहीं बता रहा, यहाँ पे वीडियो में वक्त ज़्यादा लग रहा है लेक्चर में। आप द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ होती है अंडरस्टैंडिंग, और या ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की मीनिंग को ग्रास्प कर लें, समझ जाए, जिसकी माने में लिख दिया उर्दू में फहम,
कंप्रीहेंशन माने फहम, समझ। फिर एक और वर्ड सवाल है कंफर्ट, जिसके माने आराम, जो नाउन है, मैंने बता दिया कि नाउन है कंफर्ट्स और इसके माने आराम। प्लेजरेबल, जिससे खुशी होती है हमारे, प्लेजरेबल, और कन्वीनियंट, सहूलत जिससे होती है, थिंग, चीज़ें, दैट कंट्रीब्यूट टू फिजिकल ईज, सहूलत, आराम, एंड वेल बींग। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिशियल, जिसके माने लिख दिए फ़ायदामंद, बेनिफिशियल माने फ़ायदेमंद, जो कि एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुई है यहाँ पे पैराग्राफ में, बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है फ़ायदेमंद, जिसके माने हैं इंग्लिश में प्रोड्यूसिंग गुड रिजल्ट और एडवांटेजेस या हेल्पफुल, ये मीनिंग है। फोर्थ मीनिंग रूइन, RUIN, रूइन माने बर्बादी, ये भी बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है रूइन इसमें, जिसका मतलब इंग्लिश में दी स्टेट ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड और सेवरली डैमेज। फिर पढ़ते हैं टोटल डिस्ट्रक्शन, मुकम्मल तबाही, कंप्लीट एंड अटर एनिहिलेशंस और डिवास्टेशन। फिर है छठी है न्यूक्लियर, जौहरी होती है, जो कि बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुई है पैराग्राफ में, रिलेटिंग टू दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या इन्वॉल्विंग एटॉमिक एनर्जी और या वेपन्स, ये सारे मानों में इस्तेमाल हो रहा है। अटोपियन माने यूटोपियन, यूटोपियन माने ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल है, जिसके माने रिलेटिंग टू एन आइडियलाइज एंड परफेक्ट वर्ल्ड ऑफ ऑफन with an implications of impracticating। एडवेंट, एडवेंट माने आमद, ये बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ एडवेंट इसमें पैराग्राफ में, द अराइवल और कमिंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट इवेंट और टाइम। नंबर वर्ड है डिस्ट्रक्टिव, जिसके माने तबाहकुन, जो बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, कॉजिंग हार्म, कॉमा, डैमेज कॉमा, और डिस्ट्रक्शंस, इन मानों में इस्तेमाल होता है। नंबर 10 में हॉरिफाइड माने खौफ, घबराया हुआ या खौफजदा, एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। फील्ड विद शॉक या फियर या डिसगस्ट। 11 में पोजीशन माने ये मलकियत, इस्तेमाल हुआ है बतौर नाउन, द स्टेट ऑफ ओनिंग और हैविंग समथिंग, लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज, the results or effects of an actions or situations। तो ये स्टूडेंट्स सवाल हुआ है, तो हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल होता है, कंप्लीट हमने दोनों सवाल करा दिए, प्राइवेट के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अनसीन पैसेज के, और आप तैयारी करें इम्तान करीब है। मैंने काफ़ी अनसीन पैसेज करा दिए आपकी तैयारी के लिए इंग्लिश पेपर के साथ साथ। मैं यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए अकाउंटिंग भी पढ़ा रहा हूँ, अगर वक्त मेरा तो स्टैट से पढ़ा दूंगा, ताकि वो भी और भी लेक्चर अपने सही कर लें जिनके नहीं हैं। अब मुझे नहीं पता, अगर मैसेज करते हैं पार्ट 2 की अकाउंटिंग के भी लोग यहाँ पे हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, तो मैं पार्ट 2 की अकाउंटिंग के सवाल भी हल कर देता हूँ। और अगर पार्ट 1 की अकाउंटिंग जो मैंने सवाल कर रहे हैं, अगर उनका कोई फ़ायदा हो रहा है उससे, तो मुझे बताएं, मैं और पेपर के सवाल हल कर देता हूँ। लेकिन मैं कमेंट्स आएंगे ज़्यादा तो करूँगा, अदरवाइज़ मैं इंग्लिश का पेपर ही पढ़ाता रहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा चैनल ये इंग्लिश मास्टर चैनल है, ये कर दूँगा। तो आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स भी करें हमें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।